हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। तो मैं जो इस टाइम जो क्लास चल रही है वो ऑन्कोलॉजी नर्सिंग चल रही है। ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। मैंने सभी मैटर कंटेंट सभी एग्ज़ाम के लिए कई किताबों से उठा के रखा है, ताकि आप अगर फाउंडेशन अगर जेएनएम या बीएससी नर्सिंग या उसका कोर्स कर रहे हैं तो भी उसके लिए भी सही है, या तो फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसके लिहाज से भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का अगला जो क्लास है, क्लास नंबर 9, इसके पहले क्लास 8 देखा आप लोगों ने। क्लास 8 में लंग कैंसर देखा। आज मैं लीवर कैंसर जा रहा हूँ पढ़ाने। क्या? लीवर कैंसर। ठीक। लीवर कैंसर में देखिए, आपको बता दें कि इट इज़ कैंसरस स्टेट। क्या? कैंसरस स्टेट या फिर कार्सिनोमा ऑफ लीवर टिश्यू। ठीक। लिखने को आप डिफिनेशन लिख भी सकते हैं। इट इज एन अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ लीवर सेल्स। ठीक। यानी उसमें होगा तो अनकंट्रोल ग्रोथ होगा तो ये ट्यूमर बनाएगा। ठीक। देखते हैं आज, अभी हम आगे बताएंगे, बात करेंगे कि इसके काजेज क्या है। ठीक। इसके मैनेजमेंट क्या है या फिर डायग्नोसिस क्या है। ठीक। कैसे पहचानेंगे। तो पहले मैं लीवर के बारे में बात कर ले रहा हूँ, थोड़ा सा जानना ज़रूरी है। क्या? लीवर के बारे में। अगर इसका नॉर्मली में बात की जाए तो ये क्या होता है, ये लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ दी लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ दी बॉडी। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ दी बॉडी। ठीक। यदि ग्लैंड में ही अगर आपको पूछे कि लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड तो क्या कहेंगे? थाइमस। ठीक है। अगर बात लीवर के वेट की बात करें तो ये 1 से लेके 2.3 kg तक हो सकता है। ठीक। रेंज में इतना रेंज तक हो सकता है। लोकेशन की बात करें तो लोकेशन कहाँ स्थित होता है, लोकेशन में कहाँ स्थित होता है, तो ये राइट अपर क्वाड्रेंट में। ठीक। अगर इसी को कहें कि रीजन में तो राइट अपर हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में। क्या? हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में। आपको पता है कि जो एब्डोमिनल कैविटी है, एब्डोमेन, उसको हम फिजिकल एग्जामिनेशन करने के लिए हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, या फिर आर्गन का लोकेशन पता करने के लिए कि कौन सा आर्गन कहाँ पे है या क्या प्रॉब्लम है। तो उसके लिए हमने एब्डोमेन को, अगर क्वाड्रेंट की बात करें तो 4 क्वाड्रेंट में बांटा है, और रीजन की बात करें तो 9 रीजन में। 4 क्वाड्रेंट्स में। ठीक। और कितने? 9 रीजन्स। ठीक। तो इसमें 4 क्वाड्रेंट में दिखा दे रहा हूँ, 9 रीजन्स।
फोर क्वाड्रेंट, ये क्या है, अम्बलाइकस है। ठीक, ये क्या है, अम्बलाइकस है। अब क्वाड्रेंट की बात करें तो सीधा सीधा क्वाड्रेंट में आप इसको चार पार्ट में, एब्डोमेन को चार पार्ट में डिवाइड कर दें। क्या, ये एब्डोमेन, ठीक, ये क्या है, एब्डोमेन है। एब्डोमेन को चार पार्ट में डिवाइड कर दें तो ये क्या है, राइट, राइट अपर क्वाड्रेंट, ठीक, राइट लोअर क्वाड्रेंट, इसके बाद लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, ठीक, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, ठीक। ये चार क्वाड्रेंट है, इससे हम बॉडी के ऑर्गन्स को पता लगाते हैं, बॉडी के ऑर्गन्स को पता लगाते हैं। तो देखिए ये आपका ये लीवर है, ठीक, देन लीवर के जस्ट ये गॉल ब्लैडर, ठीक, इसके बाद इधर आएगा तो इसमें ये आपका स्टमक, स्टमक के बाद ये, ठीक, तो ये क्या है, मिडिल पार्ट में ये क्या है, अम्बलाइकस, ठीक। तो ये आपके चार क्वाड्रेंट हो गए। और रीजन की बात करें, रीजन की बात करें तो रीजन की बात करें तो देखिए, रीजन की बात करें तो ये रीजन में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, ये सभी रीजन्स, ठीक, ये रीजन, ये अम्बलाइकस, इसमें नहीं लिखेंगे। पहला क्या है, पहला आपका है राइट, राइट, राइट हाइपोकॉन्ड्रियक, हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। दूसरा क्या है, ईपीगैस्ट्रिक, ईपीगैस्ट्रिक रीजन, रीजन ईपीगैस्ट्रिक, ईपीगैस्ट्रिक रीजन का मतलब है कि स्टमक से जस्ट ऊपर ही है, इसलिए ईपी मतलब उपान, गैस्ट्रिक मतलब स्टमक, ठीक, ईपीगैस्ट्रिक रीजन। तीसरा बात करें तो तीसरा क्या है, लेफ्ट हाइपो, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। चौथा बात करें, चौथा में क्या हो गया, राइट, राइट लंबर रीजन, ठीक। पांचवा बात करें तो अम्बलाइकस रीजन, अम्बलाइकस रीजन, ठीक। छठवा बात करें तो लेफ्ट, लेफ्ट लंबर, लेफ्ट लंबर रीजन, ठीक। सातवां बात करें तो सातवां राइट इलियाक, राइट इलियाक रीजन। आठवां बात करें, आठवां तो ये हो जाएगा हाइपो, हाइपो गैस्ट्रिक, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। नौवां का बात करें तो लेफ्ट, लेफ्ट इलियाक, लेफ्ट इलियाक रीजन। ये 9 रीजन हो गए। इससे हम पता लगाते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो
किडनी किस एरिया में आती है, इंटेस्टाइन किस एरिया में आती है, लार्ज इंटेस्टाइन किस रीजन में आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन किस रीजन में आता है, और लीवर तो ये सभी आर्गन को पता लगाने के लिए ये हम डिवाइड करते हैं। ठीक, अब देखिए हम लीवर की बात कर रहे थे तो एब्डोमेन क्वाड्रेंट हुआ, तो लीवर का लोकेशन ही हो गया। अब थोड़ा सा हम लीवर के फंक्शन के बारे में बात कर लें। फंक्शन ऑफ लीवर। ठीक, तो इसमें पहला ये क्या करता है, मेटाबॉलिज्म करता है। मेटाबॉलिज्म किस का मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन का, फैट का, कार्बोहाइड्रेट का। उसके बाद ये हीट का प्रोडक्शन करता है। क्या, हीट का प्रोडक्शन करता है। तीसरा बाइल का फॉर्मेशन एंड सिक्रीशन करता है। ठीक, और अगर स्टोरेज बात करें तो स्टोरेज, बाइल का स्टोरेज कौन करता है, बाइल का स्टोरेज तो जीबी, गॉल ब्लैडर। ठीक है, उसके बाद इनएक्टिवेशन ऑफ हार्मोन्स ये करता है। अगला है, उसके बाद ये क्या करता है, इंटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड टॉक्सिक मटेरियल हो या ड्रग्स हो, उसको क्या करता है, इंटॉक्सिकेट करता है। ठीक, तो ये और भी बहुत सारे इसके फंक्शन है, और ये इसमें स्टोर ग्लाइकोजन का होता है, ग्लाइकोजन का स्टोरेज होता है, जो कि ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजन में। इसे क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं इसी के। तो ये कहाँ होता है, ग्लाइकोजेनेसिस लीवर में होता है। तो अब बताइए यहाँ इतना फंक्शन अगर लीवर का है, और भी मेन फंक्शन हमने बात की। मेन फंक्शन, प्रोटीन को तोड़ेगा तो क्या बनाएगा, अमीनो एसिड। प्रोटीन को तोड़ेगा तो क्या बनाएगा, अमीनो एसिड। फैट को तोड़ेगा तो फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल बनाएगा। और कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा तो ग्लूकोज बनाएगा। ठीक, अब ये ग्लूकोज जो भी यूज हुआ तो यूज हो जाता है, ग्लूकोज बन जाता है। तो ग्लूकोज जो भी होता है यूज होता है, यूज होने के बाद बचा हुआ ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें, ग्लाइकोजन में। ठीक, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है, और किस फॉर्म में, ग्लाइकोजेनेसिस के फॉर्म में। अब यही जो स्टोर्ड हुआ है ग्लाइकोजन जो स्टोर्ड हुआ है, तो उसका जो ग्लाइकोजन स्टोर हुआ है, अगर वो बंदा नहीं कुछ खा पी रहा है, ठीक, तो फिर से ग्लाइकोजन किस में चेंज हो जाएगा, ग्लूकोज में। क्योंकि बॉडी कुछ खा पी नहीं रहा, तो स्टार्वेशन, भूख मरी है, तो फिर उस टाइम क्या करता है, ग्लाइकोजन चेंज हो जाता है ग्लूकोज में। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ग्लूकोजेनेसिस। अब अगर ग्लूकोज का फॉर्मेशन प्रोटीन से हो, ग्लूकोज का फॉर्मेशन, ठीक, तो इसे क्या कहेंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस है। ठीक, तो ये सब प्रक्रियाएं होती हैं।
अब देखिए इसमें जो कन्वर्ट करता है तो ये लीवर है, ठीक। ये लीवर है। लीवर में देखिए क्या होता है कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज एब्जॉर्ब हुआ कहाँ से, स्मॉल इंटेस्टाइन से। स्मॉल इंटेस्टाइन के आफ्टर एब्जॉर्प्शन के बाद ग्लूकोज पहुंचा लीवर में, ठीक। ग्लूकोज पहुंचा लीवर में, फिर ये चेंज हो जाता है किसमें, ग्लाइकोजन में, ठीक। ग्लाइकोजन में फिर से ज़रूरत हुआ तो फिर से ये चेंज हो जाता है ग्लूकोज में और फिर से बाहर आ जाता है। तो ये प्रक्रिया करता है। लेकिन ग्लूकोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनेसिस किस में होता है, लीवर में होता है। और आपको पता है कि दो हार्मोन्स हैं, एक इंसुलिन है, दूसरा ग्लूकागॉन है, ठीक। इंसुलिन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को घटाता है। क्या करता है इंसुलिन, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है। क्या करता है, कम करता है। और ये क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, ठीक। यानी ये दोनों मिलके किसका, ग्लूकोज का, ब्लड में ग्लूकोज के बैलेंस करते हैं, ब्लड में ग्लूकोज को बैलेंस करते हैं, एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक कार्य करते हैं, बैलेंस करते हैं, ठीक। तो ये कुल मिला के थोड़ा सा लीवर का फंक्शन के बारे में हो गया। अब आइए हम लीवर की बात, चलिए टाइप में देखते हैं। पहला टाइप है लीवर कैंसर कैन हैव द फॉलोइंग टाइप। 4 टाइप के होते हैं। ये नंबरिंग गलत हो गया, ये नंबरिंग 1 2 3 4 होगा, ठीक। 4। तो पहला क्या है, हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा। आपको पता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर अगर पूछे तो क्या, हिपैटोसाइट्स, ठीक। हिपैटोसाइट्स जो क्या है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ है। यहीं पे क्या होता है, हिपैटोसाइट्स में ही क्या बनता है, बाइल का सिक्रीशन होता है, ठीक। तो ये हिपैटोसाइट यानी इसी सेल में कैंसर हो जाता है, तो इसे हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा कहते हैं, ठीक। कोलेंजियो कार्सिनोमा ये लीवर के जो देखिए एक मैं फिगर आप लोगों को फिर से देखिए लीवर में अगर बात करें ऐसे लीवर को, ठीक। अगर कट करके लीवर को मैं दिखाऊं तो लीवर को कट करके दिखाऊं तो ये देखिए ये क्या है, ये मिडिल में सेंट्रल लार्ज वेन है, ठीक। और ये कैसा होता है, हेक्सागोनल, कैसा, हेक्सागोनल, ठीक। ये है हेक्सागोनल होता है, ठीक। अब हेक्सागोनल में इसमें देखिए लीवर के छोटे छोटे हिपैटोसाइट सेल होंगे, हिपैटोसाइट ये, ठीक। ऐसे ही सभी में होंगे। और उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे
हिपैटिक वेन और आर्टरी और लिम्फ वेसल यहीं से आई रहेंगी। हिपैटिक वेन और आर्टरी और लिम्फ वेसल ऐसे आई रहेंगी। ठीक, इसमें से क्या क्या आएंगी, इसमें से हिपैटिक वेन आर्टरी, हिपैटिक वेन आर्टरी एंड लिम्फ वेसल्स आती हैं सभी में, ये माइन्यूट। लेकिन जब मेन ब्लड वेसल की ये बात करें, और उसके बाद देखिए मैं इसको थोड़ा सा बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये है, ऐसे ही होता है, ऐसे, ठीक, ऐसे होता है। अब इसको अगर इतने को ऐसे अगर कट करके इधर बाहर दिखाए तो कुछ यूं होता है, देखिए ये, ठीक, इसमें मिला है, इससे आया तो यहाँ से हिपैटिक आर्टरी और वेन, यहाँ से हिपैटिक आर्टरी और हिपैटिक वेन, ठीक, ये आई है। तो यहाँ से बाइल बनता है, बाइल यहाँ से सेल में बनता है, हिपैटिक सेल में थोड़ा सा पोर्शन में कट करके दिखाया हूँ, ठीक, ये है, ठीक। यहाँ से हिपैटिक इसमें बनता है, हिपैटिक सेल में इसमें बनता है, फिर आता है इसमें, और यहाँ से आता है यहाँ पे, फिर ये आ जाता है हिपैटोसाइट, हिपैटिक आर्टरी में, जो ये लीवर का ये हिपैटिक डक्ट है यहाँ से, ठीक, ये, और आके यहाँ पे किस में आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के डुओडेनम में, किसमें, डुओडेनम में आ जाता है, जहाँ पे पैंक्रियाटिक डक्ट और ये कॉमन बाइल डक्ट ये मिलती हैं। तो ये कॉमन बाइल डक्ट से होते हुए ये बाहर ऐसे निकलती है, ऐसे इधर आएगा, ठीक। तो ये बाइल का फॉर्मेशन ऐसे होता है, कहाँ पे होता है, ये सभी हिपैटोसाइट सेल हैं, ठीक। तो पूरा लीवर हिपैटोसाइट का बना हुआ, इसीलिए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर हिपैटोसाइट, ठीक। उसके बाद कफर सेल का होता है, कफर सेल का देखिए इसके बीच में यहाँ पे जैसे जो खाली स्पेस, सेल के बीच में जो खाली स्पेस होता है, यहाँ पे ये कुफर सेल, ठीक, ये वॉन्डरिंग करते रहे, घूमती रहती हैं, इस कुफर सेल इसमें घूमती रहेंगी, और ये यहाँ पे ब्लड, तो ये क्या करती हैं, ये लीवर प्रोटेक्ट इन लीवर kill the माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर बाय द वे किसी वजह से वायरस आ गया, बैक्टीरिया का नॉर्मली, तो वो क्या करता है, कुफर सेल मारता है, कौन किल करता है, कुफर सेल, ये ही तो हमारी इम्यूनिटी को प्रोवाइड करता है, लीवर सेल में ये ख्याल रखता है, यानी ये कह लीजिए कि लीवर का ये सिक्योरिटी गार्ड है, लीवर में ख्याल रखता है, या पुलिसमैन जो भी है, ठीक। तो ये ख्याल रखता है, यानी कि जरा सा भी फॉरेन बॉडी या बैक्टीरिया या कोई भी आ गया, अगर ब्लड के थ्रू आ गया, लिंक थ्रू, कहीं किसी के थ्रू आ गया, तो वो टहल के उसको मारने का कार्य करता है, ठीक। तो ये अगर उसमें हो गया तो उसे कुफर सेल कार्सिनोमा कहेंगे। हिपैटोब्लास्टोमा देखिए, जो हिपैटोसाइट है, पहले हिपैटोब्लास्टोमा मैच्योर होके बनाता है हिपैटोसाइट,
यानी कि लीवर की जो मतलब न्यू सेल होती है इमेच्योर सेल, यानी कि लीवर की सेल जैसे बनी मेच्योर नहीं, परिपक्व नहीं हुई, तब से उसमें क्या हो गया, कैंसर, तो हिपैटोब्लास्टोमा। ठीक, तो ये आपका टाइप हो गया। उसके बाद स्पेशल पॉइंट में देखिए, सबस्टेंसेस दैट काज कैंसर कॉल्ड कार्सिनोजन, ये पता है जो भी सबस्टेंसेस कैंसर काज करेंगे उसे क्या कहेंगे, कार्सिनोजन। ठीक, कार्सिनोजन कहेंगे। जब डब्ल्यूबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी फाउंड इन द लीवर, लीवर में डब्ल्यूबीसी फाउंड होता है, इज कॉल्ड कुपर सेल, यानी वही डब्ल्यूबीसी जो बोन मैरो में बनता है, लॉन्ग बोन मैरो में, लॉन्ग बोन मैरो में सॉरी रेड बोन मैरो में जो स्टेम सेल के द्वारा क्या बनता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स बनता है, यानी डब्ल्यूबीसी ही तो है सभी जगह क्या करता है, ए ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट, ये जो है कि ये सारे शरीर में इम्यूनिटी को अच्छे से बना के रखने में इसी का कार्य है। तो इसमें डब्ल्यूबीसी की एक सेल पाई जाती है जो लीवर में भी जाती है, उस लीवर में जब ये डब्ल्यूबीसी का सेल पाया जाता है तो उसे कुफर सेल कहते हैं और माइक्रोफेज दूसरे जगह कहते हैं। हिपैटोब्लास्टोमा अकर मेनली इन चिल्ड्रेन। अब बताइए हिपैटोब्लास्टोमा यानी कि लीवर में, आपको पता है कि जो बच्चे होते हैं, बच्चों में लीवर और स्प्लीन में इरिथ्रोपोइसिस होता है, यानी कि आरबीसी का मैच्योरेशन होता है। तो इसमें हिपैटोब्लास्टोमा यानी कि जो बेबी का जो बच्चे होंगे, चाइल्ड होगा, चाइल्ड में जो हिपैटिक सेल होगा वो इमेच्योर होगा, इमेच्योर हिपैटिक सेल, उसमें अगर कैंसर हो जाए, हिपैटोब्लास्टोमा occurs mainly in children and its successful treatment is possible, और इसका सक्सेसफुल ट्रीटमेंट भी है। ठीक, इतने तो अच्छी बात है कि इसका ट्रीटमेंट है सक्सेसफुल। ठीक, उसके बाद तो देखिए अभी आप लोगों स्पेशल पॉइंट, अब देखिए ईटियोलॉजी की बात करते हैं। ईटियोलॉजी या फिर काजेज क्या हो सकते हैं, काजेज में तो बहुत सारे, पहली बात एक्चुअल काज है नहीं, लेकिन फिर भी माना जाता है कि ये काज हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसे कुछ कंजेनाइटल हो सकता है जो कि चिल्ड्रेन में देखने को मिलता है, जब कंजेनाइटल होगा तो वो चिल्ड्रेन में देखने को मिलेगा। कांटेक्ट विथ कार्सिनोजन, कोई कैंसर काजिंग एजेंट से कांटेक्ट हो गया तो उसके जैसे आपका अल्फा टॉक्सिन हो गया। ठीक, उसके बाद थोरियम डाइऑक्साइड या फिर सेंसियो एल्कलॉइड, ये सब कार्सिनोजन का कार्य करती है, इसके कांटेक्ट में आने से कैंसर होने के चांस है। ड्यू टू द मेटास्टेसिस, यानी कि कैंसर और कहीं हुआ था, कैंसर यानी कि लीवर के अगल बगल कहीं लंग्स में हुआ था या और कहीं हुआ था, उसकी वजह से लंग्स में हुआ था, उसकी वजह से लीवर अफेक्ट हो गया। ठीक, एल सिवियर कहीं भी हुआ है, या फिर लंग कैंसर हुआ, या फिर ल्यूकेमिया की वजह से, या जीआई कैंसर की, यानी कि जीआई ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में अगर कैंसर हुआ है तो वो कैंसर लीवर में काज कर सकता है। अगर ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर है तो वो भी कैंसर काज कर सकता है लीवर में। अगर लंग कैंसर है तो वो भी मेटास्टेसिस होके फैल सकता है लीवर में। यानी कि ये कुछ कारण है जो कि अदर ऑर्गन में कैंसर हुआ है, उसकी वजह से सेल टूट के जाता है लीवर में, वहां पे दिक्कत होती है, कैंसर काज कर देता है। उसके बाद लीवर सिरोसिस, लंबे समय से ड्रग्स चल रहा था, दवा खा रहा था या फिर अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहा था, लीवर सिरोसिस हुआ, लीवर सिरोसिस होने के बाद वो कन्वर्ट हो गया लीवर कैंसर में। अब लीवर सिरोसिस होगा किसकी वजह से, अल्कोहलिज्म की वजह से, बहुत ज्यादा ड्रिंकिंग करने की वजह से अल्कोहल, ठीक, या शराब का सेवन करने से। लॉन्ग टर्म यूज ऑफ स्टेरॉयड, यानी लंबे समय से दवा का यूज कर रहे थे, लंबे समय से किसी दवा का ट्रीटमेंट चल रहा था और बहुत दवा हार्ड थी, कई साल से, 10 साल से, 12-20 साल से वही दवा खा रहे थे, हार्ड दवा खा रहे थे, आराम तो मिल जा रहा था, लेकिन लीवर को झेलना पड़ता। अंत में आके लीवर में क्या हो गया, सिरोसिस हो गया, फिर लीवर से कन्वर्ट हो गया सिरोसिस से कैंसर में। ठीक, स्मोकिंग हो सकता है, और ये सबसे ज्यादा केस इसी से मिलता है, हेपेटाइटिस बी और सी वायरस की वजह से, हेपेटाइटिस बी और सी वायरस की वजह से लीवर कैंसर बहुत देखने को मिलता है। ठीक, या फिर सीवियर माल न्यूट्रिशन की वजह से हो सकता है। ठीक, तो ये कुछ काजेज इटियोलॉजी है जो कि। उसके बाद अब हम बात करते हैं, देखिए
क्लिनिकल फीचर की बात करते हैं, यानी साइन सिम्टम की बात करें तो सिम्टम ऑफ लीवर कैंसर डिपेंड ऑन दी स्टेज, और किस पे डिपेंड करेगा साइन सिम्टम, स्टेज पे या फिर स्प्रेड ऑफ द कैंसर, यानी कैंसर कहाँ तक फैला हुआ है। दिस इज एज फॉलो, जैसे ए मास इन द राइट अपर क्वाड्रेंट, ठीक, अगर लीवर के, ठीक, लीवर के राइट अपर क्वाड्रेंट में ही, सॉरी, ए मास इन द, यहाँ पे देखिए ये हिपैटिक और ये गाल ब्लैडर, ये, ठीक, और यहाँ पे आपका देखिए स्टमक यहीं से आता है, स्टमक, ठीक, स्टमक इधर से आता है। तो ये कह रहा है ए मास इन द राइट अपर क्वाड्रेंट ऑफ द स्टमक, ठीक, स्टमक की वजह से इसमें आ गया, ठीक, टेंडरनेस इन लीवर, ठीक। तो ऐसा जो है कि ए मास इन अपर राइट क्वाड्रेंट, सॉरी ये एक सेकंड यहाँ पे, हाँ, तो देखिए साइन एंड सिम्टम की बात करते हैं, तो साइन एंड सिम्टम की बात करते हैं, ए मास इन द राइट अपर क्वाड्रेंट ऑफ दी, ठीक, लीवर, लीवर के राइट अपर क्वाड्रेंट, ठीक, ये लीवर का, इसमें क्वाड्रेंट, इसमें क्या होगा, मास, कोई मास, ठीक, हार्ड, ये, ठीक, ऐसे, या तो फिर टेंडरनेस लीवर में, ठीक है। अब लीवर में टेंडरनेस और मास तो ऐसे तो पता चलेगा ना, तो अल्ट्रासाउंड करने के बाद ही पता चलेगा। सीवियर पेन, ये तो बाहर से पता चल सकता है, इन अपर राइट पार्ट ऑफ दी, अपर राइट पार्ट ऑफ दी, अपर राइट पार्ट ऑफ दी, ठीक, लीवर, ठीक। उसके बाद सीवियर, राइट एपिगैस्ट्रिक पेन होगा, एपिगैस्ट्रिक पेन होगा, रबिंग ऑफ ट्यूमर, ऐसे पता चलेगा। इफ देयर इज लार्ज लंप, अगर ये लंप बहुत ज्यादा हो गया तो ऊपर से देखने पे, ऊपर से स्टमक में देखने पे, स्टमक के जस्ट ऊपर ऐसा लगेगा कि जैसे स्टमक में ही है, वो पता चलेगा, रब करेंगे तो पता चलेगा। एसाइटिस हो सकता हो, एनीमिया, ठीक, एसाइटिस देखने को मिलेगा। एसाइटिस मतलब बॉडी के, ये देखिए पेरिटोनियम यानी कि स्टमक, एसाइटिस की बात कर लेते हैं। एसाइटिस में देखिए तो एसाइटिस, एसाइटिस में क्या होगा कि बॉडी के एब्डोमिनल कैविटी में, जो पेरिटोनियल कैविटी है, इसमें फ्लूइड भर जाएगा। क्या भर जाएगा? इसमें फ्लूइड भर जाएगा, ठीक, इसमें फ्लूइड भर जाएगा। अब ये फ्लूइड सभी जगह से सिक्रीशन, यहाँ पे सिक्रीशन होता है सभी पेरिटोनियल कैविटी में इसमें फ्लूइड का, लेकिन ये फ्लूइड ग्रेविटी के कारण ये सारा इकट्ठा नीचे ही होता है, इधर ही होता है, ठीक, नीचे ही होता है। तो अगर फीमेल है तो उसे पता चलेगा कि प्रेग्नेंट है, ठीक, प्रेग्नेंट है, या फिर अगर सच में वो प्रेग्नेंट होने, जिसे मतलब 20-22 साल के हैं तो सच में वो प्रेग्नेंट हो गई है, तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ कि नहीं कुछ समय तक, क्योंकि फ्लूइड भरा हुआ है। बाद में पता चलता है कि वो प्रेगनेंसी नहीं, कोई और कारण है, तो इसको क्या करते हैं, एस्पिरेट करते हैं, ठीक, एस्पिरेट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक, यानी प्रेगनेंसी की संभावनाएं हो सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं है। तो ऐसा देखने, ये फ्लूइड इकट्ठा हो गया और इस महिला का पेट के साइज ऐसे बढ़ता जाएगा। तो अब क्या होगा, इसका ट्रीटमेंट ये है कि क्या करते हैं, ठीक, इसको निडिल प्रिक करके, यहाँ से निडिल से क्या करते हैं, एस्पिरेट करते हैं। एस्पिरेट करने के बाद
इसको काफी देर तक ऐसे बैठा रहेंगे, उसको बैंड गाछ पीछे से दबा के रखेंगे, कुछ समय बाद उसको बिठा सकते हैं। ठीक, उसके बाद एसाइटिस हो गया, एनीमिया हो गया, जॉइंडिस तो होगा क्योंकि बाइल का यहीं से बनता था, बाइल यहीं से लीवर में ही बनता था, बाइल लीवर में ही बनता था, तो इसकी वजह से अब बाइल जो है, बाइल क्या होता है, बाइल क्या होता है, वो फैट सॉल्युबल होता है, फैट सॉल्युबल होता है, लेकिन फैट सॉल्युबल नहीं होता है तो वाटर सॉल्युबल होना है। तो ये देखिए वाटर के साथ सॉल्युबल होने के लिए ये ग्लोबुलिन से मिल जाता है। ठीक, ग्लोबुलिन से मिल जाता है जो कन्वर्ट हो जाता है बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जाके कहाँ अब जो है कि, लेकिन जब जो ये बिलीरुबिन बन जाता है तो बिलीरुबिन को तो दोबारा इसको टूटना चाहिए, दोबारा हटना चाहिए, क्योंकि फैट में सॉल्युबल तो इसी फॉर्म में होगा, तो इसी फॉर्म में होगा, तो ये क्या होता है, यही कॉन्जुगेट क्या है, कॉन्जुगेट और नॉन कॉन्जुगेट या अनकॉन्जुगेट। ठीक, ये होता है जब कॉन्जुगेट रहेगा तो वही जॉइंडिस होगा, क्या, जॉइंडिस। ठीक, यानी जो बाइल था वो उससे ग्लोबुलिन से मिलके कनेक्ट करके वो बाद में सेपरेट हो जाना चाहिए, क्योंकि फैट से सॉल्युबल होना है, लेकिन वो होता नहीं है, चेंज नहीं होता है। ठीक, इसके बारे में फंक्शनिंग के बारे में हम अभी उसमें बात कर लेंगे, आपको अच्छे से बता देंगे। ठीक, उसके बाद ब्लीडिंग हो सकता है क्योंकि प्लेटलेट्स की मात्रा पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक, प्लेटलेट्स की मात्रा पे इफेक्ट पड़ेगा। स्वेलिंग इन द बॉडी यानी कि एडिमा देखने को मिलेगा, लोअर एडिमा, पैर में एडिमा देखने को मिलेगा। सीवियर और हाई फीवर, ठीक, सीवियर वोमिटिंग होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगा, वेट लॉस होगा। ठीक, सीवियर वीकनेस होगा, डिजीनेस होगा, पेन व्हाइल ब्रीथिंग यानी कि जब सांस लेगा तो वो उसको दर्द होगा। व्हेन कैंसर स्प्रेड, जब कैंसर स्प्रेड हो गया, फैल गया है, तो उसे सीवियर डिस्पनिया कहते हैं। एक्सेसिव रेस्टलेसनेस, बहुत ज्यादा आराम में नहीं रहेगा। अनकॉन्शियसनेस हो सकता है सीवियर केस में। तो ये सभी साइन सिम्टम आपके हैं या क्लिनिकल फीचर। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं डायग्नोसिस की बात करते हैं। इसमें हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, लीवर फंक्शन टेस्ट यानी कि एलएफटी करेंगे, उसका चेस्ट एक्सरे, लीवर स्कैन करेंगे, ठीक, यानी सीटी स्कैन वगैरह करेंगे। उसके बाद हिपैटिक एंजियोग्राफी करेंगे, लीवर का एंजियोग्राफी के पिछले क्लास में एंजियोग्राफी के बारे में हमने बताया था। ठीक, सीटी स्कैन करेंगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे। लेकिन अगर कन्फर्मेटिव की बात करें, कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस की बात करें, कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस की बात करें तो क्या होगा, लीवर बायोप्सी, ये कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस है कैंसर के लिए। लीवर बायोप्सी क्या है, कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस। ये सब कन्फर्म नहीं कर सकते, लेकिन ये कन्फर्म कर देगा कि लीवर में कैंसर है। ठीक, तो ये आपका डायग्नोसिस था। उसके बाद कुछ स्पेशल पॉइंट हमने डाला है। द स्प्रेड ऑफ कैंसर फ्रॉम साइट ऑफ ओरिजिन टू द अदर इन द बॉडी इज कॉल्ड मेटास्टेसिस, ये तो हर क्लास में बता रहे हैं। द फॉलोइंग चेंजेज अकर इन सीरम इन्वेस्टिगेशन इन लीवर कैंसर। ठीक, उसके बाद क्या होगा, मतलब कह रहा है कि जो लीवर में जो ब्लड होगा उसके सीरम में या फिर ब्लड के सीरम में क्या हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया, क्या हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक, ब्लड ग्लूकोज लेवल घट जाएगा, और ये करता कौन है, इंसुलिन, क्या, इंसुलिन करता है। ठीक, इंसुलिन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को लेके उपयोग कर देता है, उसमें चेंज कर देता है, किसमें, ग्लाइकोजन में। ठीक, जबकि इसके अगेंस्ट ग्लूकागॉन करता है। अब डायबिटीज का पेशेंट है, अगर डायबिटिक का पेशेंट है तो उसमें इंसुलिन ही नहीं सिक्रीट होता है। यही वजह, इंसुलिन ही नहीं सिक्रीट होता है, इस वजह से ब्लड से ग्लूकोज को ले नहीं पाता है, इसलिए ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, तो वही तो डायबिटीज है। ठीक, अब उसमें क्या होता है, ग्लूकागॉन को सिक्रीट होना चाहिए। ठीक,
यहाँ पे जब ग्लाइकोजन बन रहा है तो ग्लूकोज की आवश्यकता पड़ रहा है, तो ग्लूकागान को सिक्रीट होना चाहिए, नहीं होता है। तो यानी कि इस मरीज को अगर ब्लड टेस्ट कराएंगे तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा क्या होगी, घटा हुआ। उसके बाद ल्यूकोसाइटोसिस यानी कि डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ी हुई आएगी, डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ी है। क्यों? क्योंकि इन्फेक्शन हो रहा है, या फिर जैसे मतलब लीवर में प्रॉब्लम कहीं आ जाती है, या फिर शरीर में कहीं प्रॉब्लम आ जाती है, तो डब्ल्यूबीसी की एक्टिविटी बढ़ जाती है। डब्ल्यूबीसी के जितने भी सेल हैं वो आर्मी कहे जाते हैं बॉडी के, ठीक। उसके बाद हाइपर कैल्सीमिया यानी कैल्शियम का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, एक्सेसिव कैल्शियम इन द ब्लड। उसके बाद हाइपोकोलेस्ट्रीमिया यानी कि डिक्रीज इन कोलेस्ट्रॉल लेवल, डिक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल इन ब्लड। उसके बाद लीवर कैंसर द अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल समटाइम एक्सीड 500 माइक्रोग्राम पर ml, 500 माइक्रोग्राम पर ml। यानी कि अल्फा फीटोप्रोटीन जो बनता है बच्चों में जो अल्फा फीटोप्रोटीन जो बनता है वो क्या होगा, जो प्रेग्नेंट वुमेन है या जो बच्चा बेबी इन्फेंट है उसमें अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ा रहेगा, जब उसको लीवर कैंसर हो जाएगा, ठीक, बच्चे को। उसके बाद आगे हम बात करते हैं, आगे कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं। कॉम्प्लिकेशन में मेटास्टेसिस हो सकता है, सीवियर यानी कि एक जगह से दूसरे जगह कैंसर फैल सकता है, ब्लीडिंग सीवियर हो सकती है, उसके बाद सीवियर फंगल इन्फेक्शन हो सकता है या डेथ भी हो सकता है। अब आइए ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो ट्रीटमेंट में क्या होगा, ट्यूमर रिसेक्शन होगा, ठीक। ट्यूमर रिसेक्शन मतलब यानी कि लीवर में जिस लोब में होगा, जिस लोब में जैसे मान लीजिए यहाँ पे ट्यूमर है तो इसको कट करके इतना निकाल देंगे, ठीक। हेपेटोलोबेक्टॉमी यानी कि जिस लोब में होगा, हमने 4 लोब बताया था, कितना 4 लोब बताया था, राइट, लेफ्ट एंड काउडेट एंड क्वाड्रेंट, ये 4, ठीक। तो जिस लोब में होगा उस लेब, इफ इट हैज स्प्रेड टू अ लार्ज एरिया ऑफ लीवर, केमोथेरेपी इज गिवन। केमोथेरेपी ड्रग्स का नाम है इपिरुबिसिन और डॉक्सोरुबिसिन, जो केमोथेरेपी ड्रग्स के बारे में हम बता चुके हैं। ये कौन सी ड्रग्स होती हैं, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स होती हैं, हमने बता चुके हैं। यह केमोथेरेपी ड्रग्स हैं, केमोथेरेपिक ड्रग्स हैं, जो पिछले क्लास में हम बता चुके हैं, केमोथेरेपी के क्लास पूरा लिए हैं। और उसके बाद अगला क्या करते हैं, ट्रांस आर्टेरियल केमो एम्बोलाइजेशन। ये क्या करते हैं, ट्रांस आर्टेरियल केमो एम्बोलाइजेशन। एम्बोलाइजेशन मतलब एम्बोलिज्म मतलब कहीं पे ब्लड हो या आर्टरी, उसमें क्या करना, एम्बोलेज करना, ठीक, इसको ब्लॉक करना, यही तो एम्बोलिज्म है। चाहे आर्टरी, ब्लड की आर्टरी हो, चाहे लिम्फ वेसल, चाहे कोई भी हो, उसमें कहीं भी कोई प्रोडक्ट का फंस जाना एम्बोलिज्म है। तो ज्यादातर पल्मोनरी एम्बोलिज्म तो करते क्या है, देखिए इसका मतलब यही है कि लीवर में जितने ब्लड सप्लाई हैं, जितने आर्टरी लीवर को सप्लाई कर रहे हैं, उन सभी आर्टरी में जो मेन आर्टरी होगी उसी मेन आर्टरी को ही ब्लड रोक देंगे। अब जिस एरिया में हमें ट्यूमर दिखेगा उस एरिया में ब्लड जाएगा नहीं, तो वहां की सेल डेथ हो जाएंगी अपने आप, क्योंकि ब्लड ही सभी न्यूट्रिएंट देता है। तो वहां ये इसमें इस प्रोसेस में क्या करते हैं, इसमें जो आर्टरी होती है ब्लड के लिए, लीवर सेल के लिए जो ऑक्सीजन लेके जाती है, अब वहां पे ऑक्सीजन पहुंचेगा नहीं तो नेक्रोसिस हो जाएगा, सेल डेथ हो जाएगा। तो इसमें वही करते हैं, उस ब्लड आर्टरी को ही ब्लॉक कर देते हैं जो ब्लड की ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती है। If a tumor of liver cancer is at any place and if surgery to be done, then before this chemotherapeutic drugs, जैसे क्या नाम है, जेलफॉर्म नाम है। फ्रॉम हियर ब्लड सप्लाई इज स्टॉप बाय क्लोजिंग द आर्टरी। यानी कि यहाँ पे केमोथेरेपिक ड्रग्स के द्वारा ब्लड की आर्टरी को क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं या एम्बोलिज्म करते हैं, उसमें ब्लॉक कर देते हैं। तो उस एरिया में लीवर के जो ट्यूमर सेल है उधर क्या है, ब्लड सप्लाई ही नहीं होगा। ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, नेक्रोसिस होने लगा, ठीक। नेक्रोटिक ड्रग्स आर गिवन, नेक्रोसिस हो जाएगा, उसका सेल डेथ होना। पेशेंट हैज रिक्वायरमेंट, यानी देखिए
अगर जैसे ये प्रोसीजर कर रहे हैं, नेक्रोटिक ड्रग्स दे रहे हैं या केमोथेरेपी ड्रग्स दे रहे हैं, तो उसमें मॉर्फिन की आवश्यकता होगा या मेप्रिडिन। ये क्या सीवियर पेन के लिए इस्तेमाल की जाती है, सीवियर पेन के लिए, ठीक। उसके बाद एंटीपायरेटिक देंगे, एंटीपायरेटिक आर गिवन टू द पेशेंट, जैसे पैरासीटामोल, एस्टामिनोफेन। एंटी हिमोरेजिक यानी ब्लीडिंग के लिए देंगे ट्रानेक्जेमिक एसिड या विटामिन के देंगे, ठीक। तो ये ट्रीटमेंट है। उसके बाद अगला, ठीक, नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट में आपका, ठीक, नर्सिंग मैनेजमेंट में देखिए, नर्सिंग मैनेजमेंट पहला क्या है, पेशेंट हैविंग सीवियर पेन। सीवियर पेन तो क्या करेंगे, द पेशेंट शुड बी आस्क्ड अबाउट सीवियरिटी एंड साइट ऑफ पेन शुड बी नोटेड इफ द पेन इज लेस, यानी कि पता करिए कि कहाँ पेन हो रहा है, कितना पेन हो रहा है, उसे पूछना है। दूसरा कह रहा है इफ पेन इज लेस देन लेस, अगर कम है तो डाइवर्जन थेरेपी, अगर बहुत थोड़ा मामूली पेन है तो उसे क्या कर दीजिए, डाइवर्जन थेरेपी देके उसको शांत करा दीजिए, ठीक। अगला कह रहा है पेशेंट कैन अप्लाइड विथ हॉट एंड कोल्ड, एनाल्जेसिक दे दीजिए, कोई पेन किलर दे दीजिए, ठीक, जैसा डॉक्टर ने एडवाइस किया हो। इफ द पेशेंट है सीवियर पेन तो ऑपियाइड्स दे दिए, खतरनाक पेन हो रहा है तो ऑपियाइड्स या नार्कोटिक्स दे दीजिए, जो मॉर्फिन दिया जाता है। जब सब दवाएं फेल हो जाएं, दर्द फिर भी ना कम हो, तो मॉर्फिन दे दिया जाए, ठीक। तो ये करते हैं, ये पहला डायग्नोसिस। दूसरा नर्सिंग डायग्नोसिस की बात कर रहे हैं। दूसरा नर्सिंग डायग्नोसिस हाइपरपायरेक्सिया, यानी कि फीवर बहुत ज्यादा हाई ग्रेड फीवर क्यों, क्योंकि इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं, इन्फेक्शन। तो इसमें क्या करेंगे, टेम्परेचर को मापते रहेंगे हर 4 घंटे पे और नोट करते रहेंगे। प्रेस्क्राइब एंटीपायरेटिक, अगर बहुत ज्यादा समय तक अगर फीवर बना हुआ है तो डॉक्टर जैसा कहे वैसा एंटीपायरेटिक दे दीजिए। इफ द पेशेंट इज अनकॉन्शियस, अगर अनकॉन्शियस है तो पैरासीटामोल का इंजेक्शन यूज करेंगे। टैपिड स्पंजिंग करेंगे, यानी कि कपड़े से भिगो के या स्पंजिंग कर दीजिए, उसे पोंछ दीजिए, पेशेंट इज एल, ठीक। आल्सो डन अननेसेसरी क्लॉथ आर रिमूव्ड, अगर बहुत ज्यादा कपड़े पहने हो तो उसको हटा दीजिए। इफ फीवर इज परसिस्टेंट देन राइट द नर्सेट नोट, ठीक। अगर बुखार बना हुआ है तो उसका नोट कर लीजिए, कितने घंटे से कितने घंटे, दवा दे दिए, सब कुछ कर लिए, फीवर जा नहीं रहा है, ठीक। तो ये है। उसके बाद अगला है आपका हेमोरेज यानी कि ब्लीडिंग हो सकता है, ब्लीडिंग, ठीक। ब्लीडिंग के लिए इसमें क्या करेंगे, ब्लीडिंग साइट को चेक करेंगे, पेशेंट शुड बी केप्ट कंप्रेस, इंजेक्शन शुड बी गिवन टू द पेशेंट ओनली आफ्टर कीपिंग माइंड एंड रिपोर्ट द पेशेंट ब्लड एग्जामिनेशन, ठीक। उसके बाद ब्लड एग्जामिनेशन के लिए भेज दीजिए। वाइल इंसर्टिंग आईवी कैनुला, यानी कि जब इस मरीज को जिसमें ब्लीडिंग का रिस्क रहे तो उसमें कोशिश ये करिए कि कहीं से कोई माइनर इंजरी ना होने पाए, ठीक। तो इसमें आईवी कैनुला देंगे तो सावधानी देंगे, कैंसर पेशेंट वन शुड ऑलवेज ट्राई टू डिस्टल पार्ट, कहाँ, डिस्टल पार्ट यानी हाथ पांव में दे रहा, सेंट्रल पार्ट में कैनुला को नहीं प्रिक करना है, क्योंकि ब्लीडिंग बहुत तेजी से होने लगेगा तो रुकेगा नहीं और बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाएगा, हाइपोवोलेमिक शॉक में चला जाएगा और मर जाएगा, ठीक। इफ हिमेटिनेसिस, ठीक, उल्टी के साथ उसके ब्लड आ रहा है तो द अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग ऑफ द पेशेंट शुड बी नोटेड, वो भी ब्लड वोमिटिंग में जो ब्लड आ रहा है वो भी कितना आ रहा है, अमाउंट उसको नोट करिए। और एंटी एमेटिक शुड बी एडमिनिस्टर, अगर वो कहा गया है तो उसको दे दीजिए। एंटी हेमोरेजिक ड्रग्स दे दीजिए, जैसे ट्रानेक्जेमिक एसिड, ठीक। उसके बाद अगला नर्सिंग डायग्नोसिस है रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है द पेशेंट शुड बी केप्ट आइसोलेट इफ पॉसिबल, अलग रखें उसको। देयर शुड बी नॉट बी रैट कॉकरोच, यानी कि जितने भी इन्फेक्शन फैलाने वाले कैरियर में, यानी आपके घरों में रैट है, चूहा है, बेड बग है, खटमल है, कॉकरोच है या मॉस्किटो है, उसके रूम में जाने ना पाए, ठीक। फॉर दिस पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड शुड बी स्प्रेड रेगुलरली, ठीक। अननेसेसरी क्राउड शुड नॉट बी अलाउड इन द पेशेंट रूम, ज्यादातर लोगों को वहां सेब वो लेके आए हैं तो बता दीजिए सेब वहीं बाहर रख दीजिए और बाहर अम्मा है उनसे मिल लीजिए, बाकी इनसे अभी बाद में डॉक्टर ने मना किया है, ठीक है, ऐसा बोल दीजिए, वहीं बैठ के बात कर लीजिए और सेब दे दीजिए, चले जाइए, ठीक।
तो उसको ज्यादा लोगों को भीड़ नहीं आने दीजिए। द पर्सन हु स्टे विथ द पेशेंट शुड नॉट बी सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज और स्किन डिजीज। ठीक, हमेशा अलग रखना चाहिए पेशेंट को। ठीक, और या तो फिर जैसे कि पेशेंट जो जो लोग सर्दी जुकाम से या किसी कम्युनिकेबल बीमारी से ग्रसित है और वो गए मिलने, तो बेचारे की एक तो वैसे इम्यूनिटी कमजोर है, ऊपर से गए और परोस दिए, तो परोस देंगे तो और ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। इस वजह से इस मरीज को वैसे आदमी को उस मरीज के पास नहीं जाने दे जो किसी बीमारी से ग्रसित हो। द मेंटेनेंस शुड बी अलाउड अप्रोच टू द पेशेंट ओनली आफ्टर बियरिंग द मास्क। अच्छा, ठीक, जो भी पेशेंट जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से ग्रसित है, जैसे टीबी वगैरह हो गया या फिर और कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम से बीमारी है, तो उनको मास्क पहन के जाने के लिए बोलिए। ठीक, ये हो गया रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, क्योंकि इन्फेक्शन उसको हो सकता है। ठीक, अगला है फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में क्या होगा कि इसमें हाइड्रेशन लेवल ऑफ द पेशेंट शुड बी असेस्ड। उसके पेशेंट का हाइड्रेशन लेवल देखिए। इफ देयर इज डिहाइड्रेशन देन पेशेंट शुड हैव एलवी फ्लूइड इन्फ्यूज। ठीक, इफ देयर इज ओवर हाइड्रेशन, अगर बहुत ज्यादा ओवर हाइड्रेशन हो गया है तो ओरल इनटेक इज रिड्यूस, यानी जो मुंह के जरिए जो फ्लूइड दे रहे थे उसको बंद कर दीजिए, यानी आईवी फ्लूइड दे रहे थे जो, उसकी वजह से बहुत ज्यादा बॉडी में फ्लूइड बढ़ गया है, तो क्या करिए, उसको ओरल इनटेक जो फ्लूइड दे रहे हैं उसको कम कर दीजिए। ठीक, रेगुलर सीरम इन्वेस्टिगेशन ऑफ द पेशेंट डन, यानी पेशेंट का सीरम जांच हमेशा करते रहिए, हर 4-5 घंटे 6 घंटे पे सुबह शाम। द पेशेंट इज आईवी नेसेसरी इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी जरूरत पड़े तो आरएल या केसीएल या मैग्नीशियम सल्फाइड या सल्फेट या फिर कैल्शियम ग्लूकोनेट दीजिए। ठीक, इन केस ऑफ डायरिया और वोमिटिंग अप्रोप्रिएट मेडिसिन शुड बी गिवन टू द पेशेंट लाइक फ्लूइड लॉस काज्ड बाय वोमिटिंग डायरिया इज कैलकुलेटेड, यानी कि जो भी उसको उल्टी के द्वारा या फिर डायरिया के द्वारा कितना फ्लूइड निकल रहा है बाहर, स्टूल पास कितना किया, तो वो नोट करिए, इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन करिए। ठीक, तो ये आपका फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया। ठीक, उसके बाद अगला लैक ऑफ एडिक्वेट न्यूट्रिशन। एडिक्वेट न्यूट्रिशन है तो उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन दीजिए, सफिशिएंट अमाउंट में डाइट दीजिए, आयरन रिच डाइट दीजिए, विटामिन सप्लीमेंट दीजिए, पेरेंटल न्यूट्रिशन पर रखिए। अगर खा पी नहीं पा रहा है तो पेरेंटल न्यूट्रिशन यानी पैकेट वाला उसको आईवी के थ्रू चढ़ाइए। ठीक, ये उसके बाद नेसेसरी पड़े तो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, जरूरत पड़े तो पूरा उसको टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन पे रख दीजिए। ठीक, ये क्योंकि इस मरीज का वेट लॉस हो रहा है क्योंकि वो खा पी नहीं रहा है। ठीक, भूख नहीं लग रही है उसको। थैंक यू सो मच, थैंक यू क्लास। ये आपका लीवर कैंसर था जो हमने आपको बता दिया। तो अगला जो क्लास होगा वो क्लास 10th होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।